Hello students, ninth class, chapter number 2, economics, people as resource, मानव संसाधन के रूप में। पॉइंट स्वास्थ्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, क्या है ये हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है आपको मालूम है? कोई भी फर्म जो होती है ना, कोई भी फैक्ट्री जो होती है ना, उसका एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कि लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो अधिक से अधिक लाभ जब कमाएंगे तभी तो फर्म को फ़ायदा होगा, फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, उस कंपनी को फ़ायदा होगा। क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देगी, ऐसे व्यक्ति को काम देगी या देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य से गुजर रहा है या उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो खराब स्वास्थ्य वाला व्यक्ति स्वस्थ जो श्रमिक हैं, जो हेल्दी पुरुष हैं, उनके जैसा कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्या वो ऐसे व्यक्ति को कार्य देंगे? बताओ आप, देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे भाई। तो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो कोई भी कार्य करने में हम पीछे नहीं हट सकते। कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष किसी भी संगठन के सामने उसके विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता योगदान। तो योगदान अगर देगा वो, तो कौन दे सकता है? सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति ही योगदान दे सकता है। ये है स्वस्थ व्यक्ति का कमाल। तो सीधा सा मतलब बैठता है हमारा कि हेल्थ जो है ना, वो हमारी न्यूट्रिशनल जो सिस्टम है ना हमारा, उस पर डिपेंड करता है। हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं भाई, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमें बहुत सारे उपाय अपनाने पड़ते हैं। उन उपायों से ही हम अपने जीवन की जो उम्र बढ़ाने की दर है उसको सही कर सकते हैं। हमारी जो जीवन प्रत्याशा कहलाती है ना, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसको अब बढ़ा दिया गया है 2014-15 में। यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, ये भी अब है ना कम डाउन हो गई है। 1951 में 147 थी, 2010 तक आते आते 47 रह गई, 2016 तक आते आते 34 पर आ गई। अब 2020 है
तो शायद ये और भी कम होगी। तो इस पूरी अवधि में जन्म दर गिरने लगी है। 20.4, 20.4। क्रूड बर्थ रेट ड्रॉप हुई है, 22.1 तक आ गई है। और डेथ रेट ये भी अब खिसक गई है 7 पर, 6.5 पर समथिंग इतना आ गई है। तो जो जीवन की प्रत्याशा होती है ना हमारी, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की, उसमें वृद्धि और शिशु में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसे इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी हो गया है। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, चाइल्ड केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट इज़ यूजफुल in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ये सब कुछ हो सकता है। आयु में वृद्धि कैसे होगी? आत्मविश्वास के साथ आप अपना काम करते रहें। जीवन की अच्छी गुणवत्ता का ये सूचक होता है आयु में वृद्धि। आपकी आयु कम रह गई, आप कम उम्र में ख़त्म हो गए, इसका मतलब है आप में आत्मविश्वास की कमी थी, आपने अच्छी तरीके से खाना पीना नहीं खाया। शिशुओं को संक्रमण से रक्षा करना और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल करना और पोषण सुनिश्चित करना, ये सारे जो काम होते हैं ना, इससे मृत्यु दर घट जाती है। तो रिडक्शन कैसे होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में? तो रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, किसके से हम चिल्ड्रन की रक्षा करते हैं? इन्फेक्शन से। इंश्योरिंग न्यूट्रिशन एलोंग विद मदर एंड चाइल्ड केयर, माँ को भी अच्छे पोषण की ज़रूरत है। जब माँ अच्छा खाना खाएगी तभी तो बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी, उसको अच्छे तरीके से बड़ा कर पाएगी। ये है मोर्टेलिटी रेट। ऐसे जो आपके सामने जो इस तरीके के चित्र बने हुए होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। पेपर में इनके बारे में पूछा जाता है। स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में बच्चे खड़े हुए हैं, चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन क्वे फॉर हेल्थ चेकअप, इसमें चीज़ें दी हुई है नीचे। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं हम। यहाँ एक सारणी दी गई है, इस सारणी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि 2013, 14, 15, 16 इसकी सारणी दी गई है और इस सारणी में ये बताया गया है कि उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भारत में 2013 में कितने थे, 14 में कितने हो गए, 15 में, 16 में और 17 में कितने हो गए। यानी उपकेंद्र का मतलब होता है एससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है औषधालय और अस्पताल, यानी डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स कितने हो गए। 2013 में कितने थे, 14 में कितने हो गए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 17 में कितने हो गए। कितने बिस्तर हैं हमारे पूरे भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स में, ये दिया हुआ है टेबल में। नेक्स्ट डॉक्टर्स के बारे में दिया गया है, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं कितने कितने हैं। नर्सिंग पर्सनल जो लोग होते हैं, नर्सिंग कर्मी होते हैं, वो कितने कितने हैं, इसके बारे में भी दिया गया है। तो हम इसके बारे में भी हमें पता पड़ता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये सारी
जो हमें प्राप्त करवाया गया ये सर्वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य गुप्तचर जो ब्यूरो है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके द्वारा ये चीज़ें हमें प्राप्त कराई जाती हैं और तब हमें इनके बारे में पता पड़ता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न नीचे किए गए हैं जिनके उत्तर पाना भी ज़रूरी होता है। उसमें लिखा गया है कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, क्या आपको लगता है? बताइए। तो वो इसका प्रश्न यही हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर कि हमें नहीं लगता कि डॉक्टर और नर्सों की संख्या वृद्धि पर्याप्त है हमारे देश में। जैसा कि आज का समय चल रहा है, पैंडेमिक के समय, ये कोरोना का समय, इस समय हमें पता पड़ रहा है कि डॉक्टर्स की और नर्सों की संख्या में कितनी कमी है और इस कमी को सरकार के द्वारा पूरा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सें होनी चाहिए भारत के अंदर। किसी भी ऐसे परिस्थिति में जब ऐसा कोई समय आता है तो उस समय हमें ये लगना चाहिए कि डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या यहाँ पर सही है। प्रश्न अगला, किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे? जैसा कि हमको इस समय पता पड़ रहा है, वेंटिलेटर्स की जो संख्या है वो लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में उसमें कमी दिख रही है। हम चाहेंगे कि इन वेंटिलेटर्स की कमी को यहाँ जल्द से जल्द दूर किया जाए। साथ ही साथ डॉक्टर्स को अच्छी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो ऐसे लोगों का इलाज अच्छी तरह कर सकें जो व्यक्ति यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, उन्हें डॉक्टर्स के द्वारा अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। अगला प्रश्न, आप हाल में जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें। हाँ, मैं तो एक अस्पताल में गया था अभी थोड़ी दिनों पहले। वैसे तो सब कुछ सही है वहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की कमी दिखाई देती है। उन चीज़ों को सही किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो चिकित्सीय सुविधाएं जो मौजूद हैं यहाँ पर, वो थोड़े से पुराने किस्म की हैं। उनको अच्छा बनाए जाने की ज़रूरत है। तेज़ी से उन पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है क्या इस सारणी का प्रयोग करते हुए आप एक आरेख बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं? तो ग्राफ तो आप सब लोगों को बनाना आता ही है। कोशिश करके देखिएगा कि क्या इससे ग्राफ बनाया जा सकता है। एक डिजिट बड़ी ले लीजिएगा, मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें देखिए, थोड़ा सा आप ऐसे ले सकते हैं कि उपकेंद्र का जो मैंने बताया दिया हुआ है, उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,81,139 से लेकर शुरू है, 1,87,505 तक दिया हुआ है 2013 से लेकर 2017 तक। तो आप इसको 1,10,000 नहीं, 1,80,000 से शुरू कर सकते हैं। 180, फिर 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 तक कर सकते हैं। तो 188 यानी लास्ट वाला 2017 वाला, 187, 505 ये इसके बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ आप बना सकते हैं और इन चीज़ों को दिखा भी सकते हैं और ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी भी हैं। तो इसलिए ये ध्यान देना इन पर ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये भी मौलिक सुविधाएं नहीं हैं, ये जनरल चीज़ें नहीं हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं। भारत में कुल मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है वो 381 है। डेंटल कॉलेजेस की संख्या 301 है, अब थोड़े से बढ़ चुके हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? पहला आंध्र प्रदेश
दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तमिलनाडु। बस इन 4 राज्यों के अलावा और कहीं भी मेडिकल कॉलेज अधिक नहीं हैं। हर राज्य में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। इन सब चीज़ों के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य के संबंधित सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को लेकर है। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। बेरोज़गारी, 2 बच्चों के बारे में चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था। शकल और विलास के बारे में। शकल की जो माँ थी शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल करती थी और खेतों के काम में भी अपनी पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने में, घूमने फिरने में गुजारते थे। तो क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? हम जानते हैं कि हमारे घर में भी माँ का जो कार्य है उसको किसी और चीज़ में सम्मिलित नहीं किया जाता। जीतू और सीतू दोनों छोटे हैं, उनके कार्य को भी हम बेरोज़गारी के अंतर्गत नहीं डाल सकते। यही कारण है जिसकी वजह से हम उन्हें बेरोज़गार नहीं कह सकते। तो जो बेरोज़गारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या होती है और कब आती है? तो बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है, उस समय कही जाती है जब जो प्रचलित मजदूरी चल रही होती है उसकी दर या उस पर काम करने के लिए इच्छुक जो लोग होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिले हैं। तो क्या कहते हैं? व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। आदमी तो काम करना चाहता है परंतु एट द गोइंग एजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। गोइंग वेजेस की वजह से उसे काम नहीं मिल पाता है ना। अब मालूम पड़ा आपको 300 रुपये का काम है और आपको कोई कह रहा है कि नहीं भाई साहब 100 रुपये ले लो। कैसे ले सकते हो आप? नहीं ले सकते। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। शीला जो थी ना, उसकी जो रुचि थी, उसकी जो पसंद थी, वो अपने घर के बाहर काम करने में बिल्कुल नहीं है। जीतू सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं आ सकती और न ही जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। तो हमको तो ये बात मालूम है कि उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 60 साल के बीच की होती है, 59 वर्ष तक की होती है ना। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। इसीलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, तो उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका इस कहानी में वर्णन तो नहीं है, कहीं बताया तो नहीं गया है, परंतु उन्हें भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से अधिक की है। तो इस तरीके से भारत के संदर्भ में गांव के क्षेत्रों में और नगर के क्षेत्रों में बेरोजगारी फैली हुई है, अलग अलग प्रकार की। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में बहुत अंतर देखने को मिलता है।
अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हम अपने रूरल इंडिया की बात करें, तो रूरल एरियाज़ की भी बात करें तो हमें यह पता पड़ता है कि वहाँ पर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसे हम सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों है? पढ़े लिखे लोग बहुत हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, उनके पढ़ाई के अनुसार काम नहीं है। जिसने कोई कोर्स कर लिया, आप कहें कि वो मजदूरी कर ले तो नहीं कर सकता। यही है शिक्षित बेरोजगारी। गांव के क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है। तो मौसमी बेरोजगारी कब हो जाती है? तब होती है जब लोग साल के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते रहते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई होती है, कटाई होती है, निराई होती है, गहाई होती है। तो ऐसे समय में जो लोग होते हैं वो कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी में डाल देते हैं। तो ये है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मालूम है ना आपको? एक घर में, गांव में 5 लोग हैं। जब फसल बोते हैं तब ज़रूरत पड़ती है लोगों की, और काटने के समय में ज़रूरत पड़ती है। बाकी ज़्यादा किसी समय पर लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी वो 5 लोग अगर एक ही घर में रह रहे हैं और वहीं रहते हैं और पूरे 5 से 6 महीने तक एक फसल का इंतज़ार करते हैं, इससे अच्छा अगर उनमें से 2 व्यक्ति वहीं रह जाएं, घर में ही, गांव में ही, और 3 काम के लिए बाहर चले जाएं, 4 महीने तक काम करके आएँ। अगर एक व्यक्ति 10,000 भी कमाता है तो चारों मिलकर जो है, एक व्यक्ति टोटल 4 महीने में 40,000 कमा लेगा, तो 3 व्यक्ति जो है 1,20,000 रुपये कमा लेंगे और वापस उस समय घर पर आ जाएं जब कटाई का समय होता है। 15 से 20 दिन घर में रहें, कटाई करवाएं, गल्ला इकट्ठा करवाएं और उसे लेकर बेच भी सकते हैं, या अपने यूज़ के लिए जितना है उतना रख लें, बाकी बेच दें और बेचने के बाद फिर काम पर जा सकते हैं। तो इस तरह सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलता। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं उसके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, लगातार जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते भी रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।